हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप तो आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो क्लास 12 के रिगार्डिंग आज मैं को एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि अकाउंटेंसी के अंदर है ना कैसे सीबीएसई आउट ऑफ 100 मार्क्स देती है या 90 प्लस मार्क्स देती है, 95 प्लस मार्क्स देती है, जिससे कि ना स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो यदि अकाउंटेंसी के अंदर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए ना, लाइक 90 प्लस, तो आपको उसके अंदर दो चीज़ों का सबसे बड़ा रोल रहता है। फर्स्ट इज दैट कि आप कंटेंट वाइज स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। सेकंड इज पेपर प्रेजेंटेशन। आपका पेपर प्रेजेंटेशन का भी उतना ही रोल रहता है जितना कंटेंट वाइज आप स्ट्रॉन्ग रहते हो आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए। तो अकाउंटेंसी के अंदर आज मैंने सीबीएसई की वेबसाइट पर जाके उनके टॉपर की एक आंसर शीट है ना डाउनलोड करी है। तो आज इसको अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे का ना स्टूडेंट अपना आंसर रिप्रेजेंट करता है, तब जाकर सीबीएसई अच्छे मार्क्स है ना स्टूडेंट को देती है। तो आज अपन डेफिनेटली आज अपन एनालिसिस करेंगे एक टॉपर की आंसर शीट को। उसके बाद में मैं मेरा खुद का ओपिनियन भी दूंगा अकाउंटेंसी के अंदर आप किस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन रख सकते हैं जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब अपन देखते हैं, ये आप आंसर शीट है, ठीक है, टॉपर की, जिसके अंदर मैंने कुछ ओपिनियंस भी लिख रखे हैं। तो इस तरीके से देखते हैं। देखो सबसे पहले तो उसने क्या कर रखा है, जो भी आपके पास में ना पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, पार्ट ए पार्ट बी। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि आप कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हो। तो मिडल के अंदर उसने पार्ट लिख रखे हैं, जैसे पार्ट ए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले पार्ट लिख दो, पार्ट ए या पार्ट बी, और कहाँ पर लिखना है, मिडल के अंदर। पेज जो आपका पेज होता है उसके मिडल साइज में टॉप में लिख देना, ठीक है। उसके नीचे इसने क्या कर रखा है, इस स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, उसका नाम भी लिख रखा है कि पार्ट का, कि ये कौन सा पार्ट है, अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, ठीक है। अब ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है आपके लिए। यदि आप लिखते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि पार्ट ए लिख देते हो दैट सफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद तो ये आपको लिखना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इसने क्या रखा है कि पार्ट ए से स्टार्ट करो, और पार्ट ए में आपको पता है आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज के अंदर इसने देखो क्या लिख रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर क्या है, बी, ठीक है, बी है। तो बी के आगे उसने उसका आंसर भी लिख रखा है, जो आंसर दे रखा है। ऐसे नहीं सिर्फ आप ए बी सी डी जो भी आपके आंसर हो वो लिख दो, उनके आगे उनके जो पर्टिकुलर गिवन आंसर्स है ना होते हैं ना, वो भी आपको लिखना, मतलब लिखना होता है, ठीक है, जिससे कि आपको है ना थोड़ा सा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। और वन थिंग इज दैट कि आप है ना आंसर ऑफ एमसीक्यू शुड बी इन द सीक्वेंस, ठीक है। जब आप एमसीक्यूज लिखोगे ना, तो एमसीक्यूज में ऐसे मत करना कि पहले फर्स्ट लिख दिया, फिर सेवंथ लिख दिया, फिर एट्थ वाले का एमसीक्यूज का सोल्यूशन लिख रहे हो, नहीं। आपके एमसीक्यूज है ना नंबर वाइज होने चाहिए, जिससे कि क्या आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, ठीक है। तो इसने भी है ना, इस स्टूडेंट जिसकी आपको आंसर शीट दिख रही है, उसने भी ना सीक्वेंस वाइज एमसीक्यूज अटेम्प्ट करे हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना है, और एमसीक्यूज के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ में उसका जो पर्टिकुलर गिवन आंसर है वो भी आपको लिखना है। जैसे इस वाले जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए है, ठीक है। ए के आगे इसने लिख रखा है कि देखो उसका आंसर है कि बोथ एसेलेरेशन एंड रीजन करके, जो भी आपके जो भी आंसर्स होते हैं पर्टिकुलर जो भी गिवन रहता है आपके एग्जाम पेपर में, वो भी आपको लिखना होता है, ठीक है। इससे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। देखो इसने ना सीक्वेंस सीक्वेंस के अंदर इसने बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो कर रखे हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से। तो आपको है ना एमसीक्यूज के अंदर आपको प्रॉपर सीक्वेंस यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जनरल एंट्रीज आती है, ठीक है। तो जनरल एंट्री के अंदर क्या होता है कि तो जनरल जहां पर भी आपको फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है ना, फॉर्मेट को कंपलसरी बना के आना। ऐसा नहीं कि आप है ना, जैसे कि क्या होता है अपन जब अपनी जब प्रिपरेशन करते रहते हैं या क्लासरूम के अंदर या घर पर जब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वहां पर अपन रफली कर लेते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस किसकी रहती है, मेजरली रफली की रहती है, ठीक है, रफली की। बट इस तरीके से मत करना। मेन जो आपकी आंसर शीट है, मेन एग्जाम के अंदर आपको है ना जो भी जहां पर भी रिक्वायरमेंट लगे फॉर्मेट का, वहां पर फॉर्मेट बना के लाना, चाहे पेन से बनाओ चाहे पेंसिल से। इस स्टूडेंट ने पेंसिल से सारे फॉर्मेट बना रखे हैं, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर हो गया, डेट हो गया, इसने लेजर फोली वाला नहीं बनाया, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से इधर डेबिट भी लिखना चाहिए था, इसको क्रेडिट भी लिखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट प्रॉपर बनाकर आना है, ठीक है। और जो देखो इस स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, जो कि फॉर्मेट तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में इधर की साइड में इसने क्या कर दिया, इधर थोड़ा सा रफ वर्क कर दिया, ठीक है। आप कर सकते हो रफ वर्क इधर साइड में, ठीक है, कोई मना नहीं है। बट मेरे को ये लगता है कि आपका जो भी रफ वर्क होता है ना, वो आपको लास्ट पेज में करना चाहिए। इससे कि क्या होता है कि थोड़ा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जो भी आपका जो आंसर होता है, जो कि आपको रफ वर्क होता है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का जिसके अंदर आपको रफ वर्क की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप लास्ट वाले पेज में कर सकते हो, ठीक है। इस स्टूडेंट ने यहाँ कर रखा है, ठीक है। तो आप कंपलसरी नहीं है कि आपको है ना लास्ट पेज पर ही करना है, आपको यहाँ पर भी कर सकते हो और लास्ट पेज पर भी कर सकते हो। बट मेरी गाइडेंस ये रहेगी कि आप लास्ट वाले पेज पर ही रफ वर्क करें, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि जब आप जनरल एंट्री करो तो जनरल एंट्री में आप बहुत सारी जनरल एंट्री करते हो, तो ये ध्यान रखना कि जनरल एंट्री के अंदर आप है ना 2 जनरल एंट्री के बीच के अंदर एक प्रॉपर स्पेस दे दें, ठीक है, 1 लाइन का या 2 लाइन का स्पेस दे दें, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। साथ के अंदर जैसे कि आपको अकाउंटेंसी के अंदर जहां पर भी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप फॉर्मूला के बेसिस पे सोल्व करते हो, तो फॉर्मूले को कंप्लीटली अच्छे से मेंशन करके आना, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। जैसे कि इसने लिख रखा है यहाँ पर, इसने लिख रखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट ये कैलकुलेट कर रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, अपॉन में 100, तो इसने कंप्लीट फॉर्मूला लिख रखा है। उसके बाद इसने क्योंकि वर्किंग दे रखी है, तो जहां पर भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है उस पहले सबसे पहले उसके फॉर्मूले को लिखो, उसके बाद में उसकी न्यूमेरिकल वर्किंग करो। जैसे इसने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिख रखा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख रखा है सुपर प्रॉफिट प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जहां पर भी आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट लग रही है आप फॉर्मूला भी अच्छे से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और देखो जहां पर भी आपको वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, इसको रिक्वायरमेंट लगी कि वहां पर वर्किंग नोट देना चाहिए, तो इसने वर्किंग नोट लास्ट में दे रखा है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आप है ना मेन आंसर के बाद में ही वर्किंग नोट दो, आपको यदि लगता है कि आप पहले दे सकते हो, स्टार्टिंग के अंदर कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले वर्किंग नोट देना चाहते हो तो आप पहले भी दे सकते हो और बाद में भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो बैलेंस शीट जब बनाने हो तो वहां पर ऐसे लिखा करो कि जैसे बैलेंस शीट एज पर ऑन द डे, ठीक है, एज पर ऑन द डेट ऑफ 31/1/2025, इस तरीके से आप है ना डेट मेंशन करो। तो जो लास्ट वाली जो लाइन्स होती है ना वो जरूरी होती है। और जैसे ये शेयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, शेयर वाली बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, तो इसमें इसने लिख रखा है देखो कितना अच्छा कि कौन सी कंपनी की है ना ये बैलेंस शीट है, जो आर लिमिटेड की, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ ए बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का एक पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से कितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर रखा है। उसके बाद इसने नोट्स टू अकाउंट्स बना रखे, उसके अंदर इसने शेयर कैपिटल लिख रखी है, ठीक है। उसमें फर्स्ट पार्ट आपको पता होगा ऑथराइज्ड कैपिटल आता है, तो उसको ए दे दो, इसने नहीं लिखा रखा पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बी पार्ट दे दो इशूड कैपिटल, सी पार्ट दे दो सब्सक्राइब कैपिटल, इस तरीके से आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो। और यहाँ पर एक एक लाइन का यदि आप गैप दे देते हो तो और भी अच्छा होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है अपने पास में कि आपको कुछ आइटम्स दे रखे होते हैं जैसे लाइव स्टॉक की, इसका ये बैलेंस शीट के अंदर कौन से हेड के अंदर आएगा, सब हेड के अंदर आएगा। तो इस हेड ने क्या कर रखा है कि यहाँ पर है ना फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट बनाकर दे रखा है। तो फॉर्मेट आपको बनाना है, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाना कंपलसरी नहीं है, आप फॉर्मेट बनाते हो तो अच्छा है, नहीं बनाते तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले तो आइटम लिख दिया, फिर आइटम जैसे लाइव स्टॉक है, फिर इसकी हेडिंग लिख दी ये कौन से हेड के अंदर आता है, ठीक है, फिर उसके बाद में सब हेड लिख दिया, हेडिंग ये सब हेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप आइटम लिख लो, हेड लिख दो, फिर उसके बाद सब हेड लिख दो, ठीक है। और यदि फॉर्मेट बना के करना चाहो तो फॉर्मेट भी बना सकते हो, पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर प्रेजेंटेशन रहता है कि जहां पर सीबीएसई आपको आउट ऑफ है ना 100 मार्क्स भी दे देती है, 90+ भी मार्क्स दे देती है, बट आपके आंसर भी सही होने चाहिए और इस तरीके का प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। देखो इस स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, देखो साइड में ही वर्किंग कर रखी है, रफ वर्किंग, ठीक है। आप कोशिश ये करना कि लास्ट में ही करो, ये वर्किंग साथ में मत करना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद में हाँ सबसे बड़ी बात कि देखो कैश फ्लो वाला जो क्वेश्चन आता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा रहता है, तो वहां पर आप क्या होता है कि एक तो मेन आंसर होता है, उसके बाद में आपको वर्किंग नोट्स भी देने होते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अपन ये सोच लेते हैं कि एक पेज के अंदर वो मेन आंसर आ जाएगा, तो फिर सेकंड पेज से अपन क्या करते हैं वर्किंग नोट स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, अब वो बड़ा क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कभी कभी हमें क्या एक पेज की 2 पेज की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है या 3 पेज की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब यदि मान लो आपने फर्स्ट पेज से स्टार्ट करने लगे और सेकंड पेज से आपने वर्किंग नोट से स्टार्ट कर दिए, अब मान लो अगर फर्स्ट पेज में मेन आंसर आ ही नहीं रहा, तो अब वो जो रिमेनिंग जो पार्ट है आंसर जो मेन पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पेज वाला, वो कहाँ करोगे, क्योंकि सेकंड पेज पे तो आप वर्किंग नोट स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन होता है जैसे कैश फ्लो वाला जो क्वेश्चन हो गया, या मान लो कि कोई बड़ा क्वेश्चन आ रखा है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग के आप 3 पेज छोड़ दिए, 2 या 3 पेज छोड़ सकते हो, उसके बाद में वर्किंग नोट स्टार्ट करना चाहिए। जैसे इस देखो इस स्टूडेंट ने क्या करा, ये वर्किंग नोट वाला कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है। अब कैश फ्लो वैसे तो जनरली तीनों एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आता है प्रॉपर क्वेश्चन, बट उस टाइम पर क्या आया था जिस टाइम पे इसका एग्जाम था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई थी,
पर इसको पता था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो वर्किंग्स होती है, जो फॉर्मेट होता है वो बड़ा सारा होता है, ठीक है। तो इसने क्या करा, 2 पेज छोड़े। देखो एक मेन पेज तो ये हो गया, मेन आंसर वाला पेज। इसके बाद देखो इसने एक खाली पेज भी छोड़ दिया था, जबकि इसको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, बट इसको रिक्वायरमेंट पड़ती तो ये आराम से यहाँ पे कर सकता था। तो इसने वर्किंग नोट देखो नेक्स्ट पेज से करा, तो ये इसकी अच्छी बात थी, ठीक है। तो बड़े वाले क्वेश्चन आए तो मेन आंसर के लिए 2 से 3 पेज छोड़ देना, उसके बाद में वर्किंग नोट करना। नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ एक पेज छोड़ दिया और उसके बाद में यहाँ वर्किंग नोट स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि यदि बाई चांस आपको जो मेन आंसर है वो थोड़ा बड़ा जाता है, लेंथी जाता है, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मैं इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन से पेज पे करूँ, ठीक है। और फिर आप अलग अलग करते हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता एग्जामिनर को, ठीक है। और वर्किंग नोट के, और देखो जैसे कि एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, जब मैंने बताया कि आपको जहाँ पे भी अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, जनरल एंट्रीज बनानी है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। बट देखो यहाँ पर जैसे कि इसने वर्किंग नोट के अंदर इसको मशीनरी अकाउंट बनाने की मशीनरी अकाउंट बनाया है। अब बोलोगे भैया इसने यहाँ पर तो बनाया नहीं। हाँ, वर्किंग नोट के अंदर जब यदि आप है ना फॉर्मेट, मतलब कि आप है ना कोई अकाउंट बनाते हो, तो वहाँ पर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक टी शेप वाला, एक टी शेप बनाते हैं ना, टी में डेबिट साइड में डेबिट वाले आइटम लिख देना, क्रेडिट में क्रेडिट वाले आइटम लिख देना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और जनरल एंट्री के अंदर भी आपको सिंपल सी जनरल एंट्री करनी है, अपन रफ में करते हैं ना कि कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो इस तरीके से सिंपल एंट्री करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर? वर्किंग नोट के अंदर। एक बार दोबारा बताता हूँ, वर्किंग नोट्स के अंदर यदि आप क्या करते हो कि आप कोई अकाउंट बना रहे हो या कोई जनरल एंट्री करो, तो वहां पर आपको फॉर्मेट अच्छे से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर आप थोड़ा रफली फॉर्मेट भी बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट आपको मेन आंसर के अंदर ही आपकी जनरल एंट्री आ रही है, मेन आंसर के अंदर ही आपको अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट आ रही है ना, तो फिर आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ है ना, मतलब ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन रहता है एक टॉपर का, जिसके अंदर सीबीएसई अच्छे मार्क्स देती है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ी मेरी पर्सनल एडवाइस दे दूंगी किस तरीके से आपको है ना क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने चाहिए। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास में ये आता है कि वर्किंग नोट। देखो जरूरी नहीं है कि जनरली वर्किंग नोट क्या होता है कि मेन आंसर उसके बाद में वर्किंग नोट होता है जनरली, ठीक है। बट यदि आप चाहो तो वर्किंग नोट को पहले भी कर सकते हो, आपका मेन क्वेश्चन बाद में भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि भैया की वर्किंग नोट हम पहले कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो। आपको पहले करना तो पहले करो, बाद में करना है तो बाद में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको है ना जनरल एंट्री, जितनी भी जनरल एंट्री होगी उसके अंदर नरेशन लिखकर आना जरूरी है, ठीक है। नरेशन लिखकर जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया इतना टाइम नहीं मिलता, 3 शब्द लिखो पर लिख कर आना जरूरी है, ठीक है। चाहे लास्ट में लिखो, चाहे पहले लिखो, चाहे साथ में करते चलना, ठीक है। पर जनरल एंट्री की जो नरेशन है वो साथ में करना। बट यदि वर्किंग नोट के अंदर दे रखा है तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। वर्किंग नोट के अंदर आपको, यदि वर्किंग नोट के अंदर यदि आप कोई भी कर रहे हो ये जनरल एंट्री, जैसे कि गुडविल की अंदर एंट्री होती है बहुत बार है ना वर्किंग नोट के अंदर, तो वहां पर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वहां पर आप फॉर्मेट भी बनाओ, ठीक है। वहां पर आप जनरल एंट्री का नरेशन भी, वहां पर सिंपल सिंपल से अपने को क्या करनी होती है, जनरल एंट्री करनी होती है, ठीक है। और और जहां पर भी फॉर्मेट यूज होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर फॉर्मेट यूज होता है, तो वहां पे प्रॉपर फॉर्मेट बना के ना अकाउंट्स वगैरह के। बट वर्किंग नोट के अंदर आपको कहाँ पर भी फॉर्मेट बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो वहां पर आप यदि प्रॉपर फॉर्मेट नहीं भी बनाओगे अकाउंट्स वगैरह के तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, अपन नॉर्मली जो सोल्व करते रहते हैं, मतलब क्लासरूम्स के अंदर या घर पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, तो उसी का हमारी को क्या होती है, प्रैक्टिस रहती है। बट मेन आंसर शीट के अंदर आप है ना शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी एग्जाम पेपर के, एग्जाम शीट के अंदर, जैसे कि अपन डिबेंचर को डीई भी लिख देते हैं, तो ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर डिबेंचर लिखना, एप्लीकेशन को अपन APP लिख देते हैं, नहीं, एप्लीकेशन पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे से लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी, ठीक है। और साथ में क्या करना है, जो रफ वर्क है आप साइड में कर सकते हो, बट मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप है ना आंसर शीट के लास्ट पेज पर ही आपको जो भी रफ वर्क है वो करो, ठीक है। और हैंड राइटिंग, देखो हैंड राइटिंग का ये सीन है कि अब आपकी हैंड राइटिंग यदि खराब है तो अच्छी हो नहीं सकती कुछ दिनों के अंदर, और किसी की अच्छी है तो बहुत अच्छी भी नहीं हो सकती, ठीक है। 4-5 दिन नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपके पास में कि हैंड राइटिंग इतनी जल्दी अच्छी तो हो नहीं सकती, बट आपको इस तरीके से लिखना है अपनी आंसर शीट के अंदर कि सामने वाले को समझ में आ जाए, अंडरस्टेबल होनी चाहिए आपकी, रीजनेबली गुड होनी चाहिए हैंड राइटिंग, ठीक है, इतनी चल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से रखनी है।
और है ना 2 जनरल एंट्री के बीच के अंदर है प्रॉपर स्पेस देना, मतलब 1-2 लाइन छोड़ देना जिससे कि आपका थोड़ा खुला-खुला लगे, मतलब कि तो अच्छा थोड़ा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग आंसर होते हैं ना तो वहाँ पर 1-2 पेज ब्लैंक रख देना, जैसे मैंने अभी कैश फ्लो वाला एग्जाम्पल दिया ना, कैश फ्लो का बड़ा सारा क्वेश्चन आता है, तो मेन जो कैश फ्लो का फॉर्मेट होता है तीनों एक्टिविटी के साथ में, तो उसके लिए आराम से 2-3 पेज छोड़ो, उसके बाद में वर्किंग नोट स्टार्ट करो। तो इस तरीके से करना जिससे कि आपको बाई चांस यदि आपको मेन आंसर थोड़ा लेंथ ही जाता है तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं रिमेनिंग पार्ट कहाँ पर करूँ, ठीक है। तो ये कुछ है ना मेरी एडवाइस थी अकाउंटेंसी के पेपर को लेकर। तो इस तरीके से यदि आप करते हो और मतलब इस तरीके का पेपर प्रेजेंटेशन रहता है और आप अपने कंटेंट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये गाइडलाइंस जो है फॉलो कर सकते हो। और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर भी आप मेरे को आपकी क्वेरी सेंड कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।